यहाँ पर बाड़मेर में अथवा बालोतरा में वो गोल गोल होते हैं, वो इंद्रवर्णा बोलते हैं, मारवाड़ में इधर बोलते कड़वा होता है कुंभा तुम्बा नहीं होता है, कुंभा कुमा कुमा बोलते हैं। भाई समझते हो? गोल गोल पीला पीला होता है, कुमड़ा कुमड़ा। हाँ समझ गए क्या? ये हाथी दांत की। तो लालजी महाराज की माँ थी, संत थे, उसकी माँ थी, वो बेचारी अंधी थी। तो भगवान राम को इष्ट देव मानती थी कि हे राम एक बार मेरे को आंखों दे दो, मैं तुमको देख लूं। हे राम मेरे को एक बार तुम्हारा दर्शन करने की आंखें दे दो। एक दिन सुबह लालजी महाराज स्नान करने गए, तो बाई के आगे भगवान राम प्रकट हो गए। बाई ने देखा कि बोले अभी तो ऐसा देखती हो, लेकिन वो कुमड़ा लेकर उसकी बीज निकाल दो और वो कुमड़ा को ललाट पे बांध दो, रात को सोते समय सुबह उतार दो, 2-4 दिन में सदा के लिए देखने लग जाएगी। ओ भाइया रे कुमड़ा कितना। दूसरा कुमड़ा में थोड़ा छेद करके अजवाइन भर दो, फिर रख दो, कुमड़ा सूख जावे, अजवाइन सूख जाए, उसको कूट के मिक्सी में पाउडर बना दो। जो भी पेट की तकलीफ किसी को भी हो, आधी चम्मच पानी से पाक ले, छूमंतर। कुमड़ा कोई साधारण नहीं है, उससे तो बहुत दवाइयां बनती। समझ गए? वो कुमड़ा कुमड़ा बोलते हैं ना, जो भी आप समझ गए बस हो गया। हाँ इंद्रवर्णा बोलते हैं वो वहां गुजरात में, और सिंधी में टूह बोलते हैं, टूह। सिंधियाणु माई दिसणे में तो टूह भी मुआ सुना पर कड़ा जैर, टूह सिंधी में टूह बोलते हैं, आपकी भाषा में कुमड़ा बोलते हैं, गुजराती में इंद्रवर्णा बोलते हैं। और तीसरी बात, कर किसी को डायबिटीज हो तो कुमड़े के टुकड़े टुकड़े करके थाल में रखे और पैरों तले उसको कुचले, तो कुमड़ों की कड़वास जीभ में आएगी, डायबिटीज भाग जाएगी 10 दिन में। रोज 1 घंटा कुमड़ा, 2-4 कुमड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके, आधा किलो कुमड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके पैरों तले कुचलो। मुफ्त में मले कुमड़ा तो खूब मले, कोई पियो लागे नहीं, रुपया पैसा नहीं लागे, 10 को नहीं लागे। कुमड़ा तो खूब है, आज मैं भी तोड़ के लाया एक बड़ा कुमड़ा, पीला पीला पका हुआ। और मेरे सत्संगी बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना। बाईपास सर्जरी करने को डॉक्टर बोले तो तुरंत 25 तुलसी के पत्ते, 1 काली मिर्च रगड़ के जरा सा शहद मिलाकर उसको चटाओ, अपने आप आराम होगा। आश्रम के वैद्य से दिल्ली अथवा अहमदाबाद फोन से उपाय पूछ लेना, या तो वहां से एक पीने की दवा आती है, 2-2 चम्मच पियोगे ब्लॉकेज खुल जाएगा, काटा काटी नहीं कराना। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु। ठीक है, आजकल तो लोग बड़े अशांत और तनाव में जीते हैं। जो अशांति और तनाव में जीते होंगे तो उनको ईश्वर प्राप्ति तो दूर रही, चैन की नींद चाहिए। तो क्या करें? सिराने के तरफ कपूर जलाकर ओम, सोते समय सिराने के तरफ कपूर जलाए ओम गुंजन करे, चैन की नींद आएगी। वायु दोष दूर होगा, लक्ष्मी प्राप्ति में सहायता मिलेगी। सुबह और शाम जब जलाएं तो, और सोते समय जलाएं तो नींद अच्छी आए और बुरे सपने चले जाएं। फिर भी कोई डर और बुरे सपने आते हैं तो मोर पंख सिराने रख दो, बुरे सपने सो। किसी को डायबिटीज है तो आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करके पैरों तले कुचले खड़े होके 1 घंटा, 7 दिन 10 दिन में डायबिटीज चली जाएगी। किसी को कैंसर की बीमारी है तो सुबह सुबह
10 ग्राम गौमूत्र ब्रश नहीं करे, ऐसे ही मुंह में घुमा घुमा के पी ले। अगर गौमूत्र नहीं मिलता है तो गोझरण अर्क निवाई गौशाला का 10 ग्राम अर्क 10 ग्राम पानी मिलाना। अर्क पावर होना है, शक्तिशाली, सीधा नहीं, सीधा गर्म पड़ेगा। 10 ग्राम 15 ग्राम पानी 10 ग्राम गो अर्क, रुपया बाद तोला पी ले बासी मुंह। फिर दोपहर को 50 ग्राम ताजा दही और 20 ग्राम तुलसी का रस मिला के दे दो। कैसा भी कैंसर का बीमारी पैदा होता है। और मेरे वैद्य का थोड़ा संपर्क कर लेना, जैसी प्रकृति ऐसा थोड़ा उपाय, कैंसर मिट जाता है। आज उधर पूछने आए थे, एक एक आदमी पूछने आता तो मैं नहीं बताता, जो भी बात है सब। హెయిర్ లాస్ నుంచి మనం రిలీఫ్ పొందాలి అంటే ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? హెయిర్ని క్రౌనింగ్ గ్లోరీ అంటారు. హెయిర్ చూడగానే మనకి వాళ్ళ హెల్త్ స్టేటస్ అనేది అర్థమవుతుంది. షైనింగ్ డార్క్ హెయిర్ ఎప్పుడూ కూడా హెల్త్ స్టేటస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. హెల్దీగా ఉంటే డెఫినెట్గా హెయిర్ అనేది మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది లేకుండా ఉంటుందన్నమాట. జుట్టు ఊడిపోవటం అనేది హెల్త్ ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. తక్కువ హిమోగ్లోబిన్ ఉండటము, లేకుంటే థైరాయిడ్ కండిషన్ ఉండటము, లేకపోతే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండటము, బరువు ఎక్కువగా ఉండటము, స్పెషల్లీ స్థూలకాయంగా ఉండటము, ఇవి కాకుండా ఇవి జనరల్గా నార్మల్గా మనకి కనిపించేవి. ఇవి కాకుండా క్రానిక్ డిసీజెస్ లాంటివి ఉండటం, ముఖ్యంగా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే క్యాన్సర్ అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా హెయిర్ లాస్ అనేది మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సింపుల్ హెయిర్ లాస్ అనేది మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అది సైక్లికల్గా మనకి హెయిర్ లాస్ అనేది కొంత ఉంటుంది. దాన్ని మనం హెయిర్ లాస్ అని అనుకోకూడదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ కొత్త హెయిర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి హెయిర్ హెల్దీగా ఉండాలి, హెయిర్ ఫాల్ని అరెస్ట్ చేయాలి అని అంటే కనుక మన ఆహారంలో ఎక్కువగా ప్రోటీన్ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది అవసరం అవుతుంది. ప్రోటీన్ అనేది మనకి హెయిర్ గ్రోత్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రోటీన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్లో అంటే ఎగ్ వైట్ ప్రోటీన్, అలాగే చికెన్, ఫిష్, మటన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రోటీన్ హై బయలాజికల్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ ఇస్తూ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ ఏంటంటే పప్పు దినుసులు అన్నీ కూడా మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది ఇస్తుంది. పప్పు దినుసులతో పాటు సోయా నుంచి కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ 40% ప్రోటీన్ అనేది వస్తుంది. నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్ నుంచి మనకి ఆల్మోస్ట్ 80% ప్రోటీన్ వస్తే, వెజిటేరియన్ సోర్స్ పప్పు దినుసుల నుంచి 20% ప్రోటీన్ వస్తుంది, సోయా నుంచి మనకి 40% ప్రోటీన్ వస్తుంది, అలాగే మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి కూడా కొంత ప్రోటీన్ కంటెంట్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో మిల్క్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రోటీన్ హై బయలాజికల్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ కాబట్టి అది మనకి ఈజీగా అబ్జర్వ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో మన ఆహారంలో ప్రతి మీల్లో ఒక ప్రోటీన్ సోర్స్ ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటే కనుక ఆహారము సమతుల్యంగా ఉండటమే కాకుండా హెయిర్ ఫాల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. హెయిర్ ఫాల్కి ప్రోటీన్ అనేది అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్. ఇది కాకుండా స్ట్రెస్ వల్ల కూడా మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఫీల్డ్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి, ఫీల్డ్ మీద ఎక్కువ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వెళ్ళటము, ఫీల్డ్స్లో అట్మాస్ఫియర్కి ఎక్కువ క్లైమేట్కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి ఫీల్డ్స్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కూడా హెయిర్ లాస్ అనేది ఉంటుంది. అలాంటి టైంలో హెయిర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ దానికి తగినట్టుగా ఆహారం తీసుకోవటం అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది. సమతుల్యత అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ప్రోటీన్తో పాటు కార్బోహైడ్రేట్, ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి కూడా మన ఆహారంలో ఉండేటట్టుగా చూసుకోవటం, తర్వాత యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి మన ఆహారంలో ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటే కనుక మనకి ఉన్నటువంటి హెల్త్ కండిషన్స్ ఆటోగా కరెక్ట్ అయిపోయి హెయిర్ ఫాల్ అనేది అరెస్ట్ అవుతుంది. एक बादाम रात को भिगा दो, सुबह छिलटा उतार के सिलबट्टे पे मक्खन जैसा पेस्ट बना दो, समझ गए ना? बादाम को रगड़ दो, एकदम मावे जैसा बना दो, दही जैसा बना दो, कणी न रहे, और 1 ग्राम शहद मिला दो, बच्चों को चटाओ, आए हिमसम होंगे बच्चे। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, यहाँ फिर से कहता हूं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आज से 12 साल 15 साल पहले जो मेरी अक्ल थी उससे अभी थोड़ी बढ़ गई है, अनुभव की, शास्त्रों से। मैं बड़ौदा में
18 से 21 अक्टूबर के दिनों में किसी के आग्रह से किसी के घर गया। उसके प्रांगण में उसकी लड़की ने मेरा बड़ा स्वागत करना शुरू कर दिया। आगे वानी, एक हाथ में तो मूवी कैमरा थी, दूसरे हाथ में फोटोग्राफी, और ऐसे एंगलों से फोटो ले और वेलकम करे तो मैं तो प्रभावित हो गया। मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्या पढ़ती। मैंने सोचा ग्रेजुएशन कर लिया होगा या करती होगी। उसकी माँ से बाप से, मेरे से छोटी तो नहीं थी हाइट में भी, तो मैं तो सोचा कॉलेजियन लड़की होगी, कुछ अच्छा पढ़ी लिखी होगी। मैंने पूछा क्या पढ़ी? बोली छठी। मैं तो और चौकन्ना हुआ, इतनी चपल, इतनी होशियार, मूवी भी अच्छी ढंग से ले रही है। मैं जानता हूँ कैसे मूवी ली जाती है, कईयों को देखता हूँ, फोटोग्राफर कैसे कैसे एंगल से लेते हैं, क्लोजअप कैसे लेना चाहिए, ये वो सब अच्छी तरह से उसकी हिलचाल देखी। तो मैं तो प्रभावित हो गया। मैंने उससे बात की, क्या पढ़ती? बोले छठू। तो मैं और चकित हुआ। मैं कहा कितने साल की है? मुझे पता है कि स्त्री से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन जब इतनी हमसम और इतनी एक्टिव और बोले छठी, तो मुझे पूछना पड़ा कि कहीं मेरी गलती तो नहीं हो रही है। छठी कौन सी छठी इसकी? तो मैं कहा उम्र कितनी? बोले 11 वर्ष, 11 साल की हूँ। तो 6 और 5 11, ये भी गणित फिट बैठा। तो मैंने इधर उधर देखा तो उसकी माँ और उसका बाप हंसने लगे। मैं कहा छठी पढ़ती है? बोले हाँ बाबू, आपने जो बताया ना जन्म के समय ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो सारी विधि हमने की, इसलिए ऐसी है। तो बताया होगा 12 साल पहले। उस समय ये बादाम की गिरी का भी मुझे पता नहीं था, ये तो अभी आया। तो जो 12 साल पहले वाली बच्चियां हैं, या 15 साल पहले जो मैं बोला था बच्चियों के लिए, या 20 साल पहले बोला था, उसमें ये संशोधन है, सुधार है कि बच्चों की हाइट बढ़ानी हो तो 3 बिली पत्ते, 1 काली मिर्च रगड़ के उनको 5-7 साल के उम्र के, 10 साल की उम्र के बाद समझो माँ बाप ठिंगने हैं, तो बच्चों को हिमसम करना हो तो ये मिला देना उसमें। बिली का पत्ते 3, 1 काली मिर्च रगड़ के वो बच्चों को पिलाओ कुछ महीने, तो बच्चे कदावर होंगे। और दूसरा सुधार ये करना है, पहले की जो पुस्तकों में है अथवा पहले की जो कैसेटों में है, उसमें ये सुधार करना है कि बच्चा 2, 3, 4 मास का होता है तो उसमें 3 तुलसी के पत्ते रगड़ के जरा सा 1 ग्राम शहद चटा दिया करो, फिर 5 पत्ते रगड़ के चटा दिया करो, तो बच्चों को पेट की तकलीफ नहीं होगी और अच्छा पाचन रहेगा। और 2-4 महीने के बड़े होते हैं, समझो 6-8 महीने 12 महीने के हो गए, तो 1 बादाम रात को भिगा दी, कभी बादाम कभी काजू, बादाम का छिलका हटा के उसको सिलबट्टे से रोही से, सिलबट्टा हो अथवा तो मार्बल की होती है ना खरनी, खरल, उससे इतना मुलायम बनाओ कि बादाम का कण न बचे, एकदम मक्खन जैसा हो जाए, पेस्ट बन जाए। मंजन करने की पेस्ट कैसी होती है, ऐसा बना दो। फिर उसमें 1 ग्राम शहद डालो और बच्चे को चटाओ। पहले आधा बादाम चटाओ, आधा तुम चाट दो, फिर पौना चटाओ, चौथाई तुम चाट लेना, फिर धीरे धीरे देखो कि हजम होता है तो पूरा चटा दिया करो। तुम देखते रहना, अपने लिए दूसरा कर लेना। ऐसे बच्चे होंगे कि जैसे बस दिव्य जीवन हो। जो मोटी मोटी आंटियां हैं, मोटे मोटे आंटे हैं, उनकी तबीयत कैसे ठीक हो? हजारों रुपए की दवाइयां खाई लेकिन तबीयत ठीक नहीं होती। तो जो मोटे मोटे हैं रात को देर से भोजन करना बंद कर दें, 7-8 बजे के पहले पहले भोजन कर लें, दिन को नींद करना बंद कर दें, और शोधन कल्प की डिब्बी ले लेंगे 20-25 ग्राम शहद मिलाकर सुबह खा लें।
2 घंटे कुछ न खाए। मोटों के जो मोटापे की बीमारियां हैं, 1-2 डिब्बे 25-50 रुपए में बीमारी गायब होगी और गाड़ी चलेगी गुरु के दरबार में आगे। सूर्य के किरणों में 17 मिनट स्नान करने वाला व्यक्ति सहज में निरोग रहता है। अगर 1.25 मिनट श्वास रोक ले और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, ऐसा मन में जप करे। 1.25 मिनट के बाद श्वास छोड़ दे, फिर 10-5 सेकंड स्वाभाविक श्वास ले, बाद में श्वास बाहर फेंक के 45 सेकंड त्रिबंध करके बैठे या लेटे और थोड़ा बहुत कह दे, नासे रोग हरे सब पीरा। ऐसा कोई रोग नहीं जो सूर्य के किरण और आभ्यंतर कुंभक बाह्य कुंभक प्रयोग करे और 17 मिनट इस प्रयोग में रहे सूर्य के किरणों में। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी जड़ें उखड़ के जठरा में सुहाना। ऐसे कई लोगों को फायदे हुए। जो माई भाई मोटे मोटे हैं तो 25-30 तुलसी के पत्तों का रस अथवा तो तुलसी अर्क 10 ग्राम और 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 नींबू मिला के पियो। मोटापे में कंट्रोल। अगर डायबिटीज नहीं है तो शहद डाल दो, मोटापे में कंट्रोल। और शरीर में जो छुपी हुई बीमारियां हैं उसको नींबू और तुलसी का रस मार भगाएगा। और जो एकदम मोटी हैं आंटियां, एकदम भारी मोटी 60-70 किलो से ज्यादा, वो क्या करे, शोधन कल्प ले जाओ। स्टॉल पे से मिलेगा, शायद 25 रुपए में ही 1 डिब्बी मिलेगी। 10 ग्राम वो पाउडर, 10 ग्राम शहद मिला के सुबह खा ले, 2 घंटे तक कुछ न खाए। सारे मोटापे के जो रोग हैं, कीटाणु हैं, 1-2 बार शौच जाना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन के अंदर तो दौड़ती हो जाएगी आंटी सारे। एक डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 75 रुपए में सारा काम हो जाएगा। ठीक है। पालो, गौ सेवा करो। गौ झरण इतना गुणकारी, देसी गाय का झरण अगर कोई अपने मुंह में रखे, छान कर 2-3 बार और उससे कुल्ला करे 4-5 बार, थोड़ा और ले, फिर थूके ले और कुल्ला करके थूक दे, उसको दांतों की पायरिया की बीमारी कभी नहीं होगी। वो आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसके दांत मजबूत रहेंगे, चौखट नहीं बनवानी पड़ेगी बुढ़ापे में। 60 साल की उम्र में कईयों को बनानी पड़ती है, नहीं बनानी पड़ेगी। गोचरण इतना गुणकारी। गोचरण अर्क भी कोई पिए सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर, उसकी किडनी और लीवर हमेशा जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक बढ़िया रहेंगे। वो आदमी कभी किडनी पेशेंट नहीं होगा, वो आदमी कभी लीवर का रोगी नहीं होगा। आज हमारे देश में देखो कितने लोग किडनी के पेशेंट हैं। एक जवान लड़का मेरा परिचित दिल्ली में, बेचारा लीवर के रोग से बहुत पीड़ित था, तो बहुत महीनों तक मुझे दिखा ही नहीं। एक दिन अचानक आश्रम में मुझे उसकी माँ मिल गई, तो मैंने पूछा वो आपका बेटा कहाँ है? बोले उसको लीवर की तकलीफ है, डॉक्टर ने आराम करने को बोला। जवान आदमी 28-30 साल का और लीवर का पेशेंट हो गया। मैंने कहा उसको और दवाइयां क्यों देते हो, अपने आश्रम का लीवर टॉनिक है उसको दीजिए। उसने देना शुरू किया और बेटा ठीक हो गया। अभी उसके 2 बच्चे हैं और उसका शरीर भी रुष्ट पुष्ट बलवान। लीवर टॉनिक, पहले लीवर खराब हो रहा था, डॉक्टर बोलते थे ये आदमी ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा, अभी पहले से भी उसका शरीर बलिष्ठ हो गया से। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में भगवान के नाम को, सत्संग को खूब खूब महत्व दे, ताकि सत्संग से और भगवान नाम से व्यक्ति का दुखद प्रारब्ध सुखद टॉनिक का काम करती। दूसरा सौभाग्य सूठी पाक भगवान शिव जी ने पार्वती को बताया है और ब्रह्मा जी ने नारद को बताया है। वो बनाने की विधि पुरानी मैगजीन में है।
किसी मंदिर में वो बनता था और नारायण ने मेरे लिए मंगवाया और मेरे को बोला, मेरा रसोईया था नारायण मेरा बेटा, कि साईं जी अब एकदम ज्यादा जवान हो जाएंगे। मैं क्या करेगा जवान, कैसे करेगा? बोले मैंने एक पाक मंगाया है, ऐसा है कि उसकी बखान करने लगा। मैं क्या कहाँ से आएगा? बोले नाथ द्वारा में अनिल रहता है, उसने बताया 3000 रुपये किलो मिलता है। मैंने 400 ग्राम मंगाया। क्या इतना 1200 रुपये का? बोले नहीं वो तो अपने तरफ से ले आएगा। मैं क्या नहीं, किसी से चीज मंगाए तो पैसा देना चाहिए, उनको मना कर दो। ये फार्मूला शिव जी की और ब्रह्मा जी की शास्त्रों में से निकालो और अपन बनाओ। अपन बनाया तो 100 रुपये का 400 पड़े। मैं क्या करूं, महाजय जयकार। अब तो शायद थोड़ा महंगाई हो गई तो 125 का पड़ता होगा, लेकिन खूब खाया और खिलाया। जिन्होंने सौभाग्य सूठी पाक खाया हो, फायदा हुआ हो तो हाथ ऊपर करो। है खाए हुए हैं लोग, पीछे हैं, तुमने भी खाया। तो सर्दियों में और पाक बनाने की अपेक्षा सौभाग्य सूठी पाक भी जोड़ों के दर्द आदि को भी ठीक करता है। 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करता है। जिनको जोड़ों का संबंध है वो सौभाग्य सूठी पाक खाएं। उस समय तो 100 रुपये का 400 हमने बंटवाया था, 250 रुपये किलो पड़ता था, फिर भी कुछ पैसे बच जाते थे। अभी महंगाई हुई होगी तो जो भी भाव देते होंगे, नहीं तो घर में बना लेना। 10 ग्राम खाया जाता है, बाद में दूध पिया जाता है। मैंने 2-3 साल खाया, इस साल भी आएगा तो खा लूंगा, मना थोड़े है। मेरे पास आया नहीं अभी तक, बनाने वाले भेजेंगे तो खा लूंगा। मैं अपने लिए खरीदता नहीं चीज लगभग। उसका मतलब ये नहीं कि कल से मेरे पास सूठी पाक के डब्बे आने लग जाए, खबरदार, मैं लूंगा नहीं, अपने आप वो भेजेगा समिति वाला। सोफा पे बैठे नींद आ गई बैठे बैठे। कईयों को जरूरत से ज्यादा नींद आती है, उनको चाहिए कि छुआरे खाया करें 2-3 रात को दूध के साथ चबा चबा के। पहले पानी से धो लें, टुकड़ा चबाएं, दूध पिए, तो जरूरत से ज्यादा जो नींद आती है वो काबू में रख सकेंगे। प्राणायाम नियमित रूप से करने वाला भी जरूरत से ज्यादा नींद का शिकार नहीं होगा। नींबू पॉइजनों को भगाता है। गाय का दूध है वो भी पॉइजनों को भगाता है। गाय का गोबर, गाय का दूध, गोझरण। कभी मौका मिले, आपको तो गाय है, कभी मौका मिले तो गाय की बछड़ी का 50 मिलीग्राम ताजा झरण 8 गुना कपड़ा करके छान के पी लिया। 1 घंटा तक कुछ नहीं खाया, कभी बाईपास सर्जरी आएगी नहीं, हार्ट अटैक आएगा नहीं। गर्मी में गर्मी ज्यादा लगे न तो नाक का दायां स्वर बंद करके बाएं स्वर से श्वास लेकर रोकना चाहिए और छोड़ते समय बायां स्वर बंद करके दाहिने स्वर से छोड़ना चाहिए। दायां स्वर सूर्य स्वर कहलाता है, नाक का बायां स्वर चंद्र स्वर कहलाता है। ये जोधपुर वैसे ही सूर्य नगरी कहलाती है। गर्मियों में गर्मी खूब होती है, इधर आपका अनुभव है। तो नाक का दायां सूर्य स्वर, सूर्य गर्म, और बायां चंद्र स्वर, चंद्र ठंडा, बायां लेफ्ट चंद्र ठंडा। तो चंद्र स्वर से श्वास लिया गर्मी में और दाएं से छोड़ दिया। पर अगर सर्दी खूब हो या बारिश में भीग गए हो, कपड़े भी गीले हो गए हो, और अगर थोड़ा ठंडा लग रहा हो गीले कपड़े के कारण, तो फिर बायां स्वर बंद करके दाएं से श्वास लिया, रोका 5-10 सेकंड, और छोड़ते समय दायां बंद रखकर बाएं से छोड़ दिया। जब पानी पीना हो, शरबत पीना हो, लस्सी पीनी हो, पेय पदार्थ कोई भी पीना है, तो नाक के बाएं स्वर से श्वास चलता हो तब पियो, तो आपका शरीर रुष्ट पुष्ट और बलवान रहेगा, कमजोरी नहीं आएगी बुढ़ापे में भी। बायां स्वर चलता हो तभी पियो, सूर्य स्वर चलता हो राइट साइड, तब अगर पिएंगे तो शरीर कमजोर रहेगा, बीमारी रहेगी। भले मोटापा दिखे, पर कई शरीर से मोटे होते हुए भी अंदर से बड़े खोखले होते हैं, हर महीने 15 दिन में बीमार हो जाते हैं।
तो बायां स्वर चलता हो, चंद्र स्वर, तब पीने से शरीर बलवान रहता है, पाचन शक्ति बुढ़ापे में भी मजबूत रहती है। जिनको खाना हजम नहीं होता हो या थोड़ा सा खाते और पेट भारी भारी रहता हो, तो वो लोग जब नाक का दायां स्वर चलता हो, राइट साइड सूर्य स्वर चलता हो, तब खाएं, तो खाया हुआ भारी खुराक भी जल्दी हजम हो जाता है। लड्डू खाए हो वो भी हजम हो जाए, जलेबी इमरती खाई हो वो भी हजम हो जाए, दायां स्वर चलता हो। Barbara, where's that husband of yours got to? My Wally sat over there, in with a soppy smile on his face. What's he looking so happy about? He's drinking what he calls the best cup of tea in the world. I don't blame him. I mean, there's no other tea to beat PG. Doesn't your Wally ever exercise then? Yes, he jogs. All the way from the pot to the kettle. She's a cheeky monkey, but I love her. हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणपति जी का पूजन करने से पिछले 15 दिन में की हुई भूल माफ हो जाती है और आने वाले 15 दिन बहुत सुखमय शांतिमय जाते हैं, बढ़िया जाते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश पूजा और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य गणपति जी की भावना करके, इससे विघ्न दूर होते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी, उस दिन अगर गणपति जी की पूजा करते हैं विशेष, तो एक महीना भर कोई गणपति जी की पूजा करे तो जो फल होता है वो चैत्र मास की चतुर्थी को खाली एक दिन गणपति जी की पूजा करने से एक महीने तक की पूजा का फल मिल जाता है। ये सब शिव पुराण के मोती आपके आगे रख रहा हूं, शास्त्र के मोती हैं, सार सार। सावन के महीने में नवमी तिथि आए तो अम्मा अंबिका का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना तो अब आएगा थोड़े दिन बाद। यहां तो बस इस पूर्णिमा के बाद से ही सावन लग जाएगा ना। सावन महीने की नवमी, फिर चाहे कृष्ण पक्ष की भी कर लेना, शुक्ल पक्ष भी कर लेना, घाटा क्या है। एक आदमी ने संत को पूछा, महाराज जी 10 माला आप कहते हो जप करो, पर जप करने से फायदा क्या? संत ने कहा कि मैं पूछता हूं 10 माला करने से घाटा क्या है, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तू करेगा तो नुकसान क्या हो जाएगा? जीभ तालू में लगाने से जो फायदा होता है ना याद शक्ति में, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो बच्चे याद शक्ति में कमजोर है, शरीर से कमजोर है, 3 काजू अथवा तो इधर क्या बोलते हैं पेठे को, पेठा दूसरा भी नाम है उसका, पेठा समझते आप? पेठा समझते ना, कद्दू, कद्दू गोल गोल बड़ा कद्दू, और भी नाम है उसका। तो जो काजू में शक्ति है वो कद्दू के बीजों में है। काजू तो 400 450 रुपए किलो, कद्दू के बीज तो सस्ते मिल जाए। कद्दू के बीज सेक लेवे, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा दे, तो छोंक लगा दे, सेक ले, चबा चबा के खाए, ताकत खूब। तो रहवा देन तू। तो कद्दू के बीजों को 10-15 शहद चुपड़ के बच्चों को चबाओ, याद शक्ति और बल बढ़ेगा। अथवा तो 3 काजू शहद चुपड़ के खूब चबा के खाएं, याद शक्ति और बल बढ़ेगा। और कान में उंगली डाल के, आप कान में उंगली डालो, कंठ से ओम ओम जपना है, ओम ओम ओम। हाँ, कान में उंगली डालो, लंबा सांस लो, उससे याद शक्ति गजब की बढ़ेगी। ओम ओम
लंबा श्वास लो। फिर से लंबा श्वास गहरा लो और गहरा। बस कान में से उंगली निकाल दो। 10 बार अगर कोई बुद्धू बच्चे को भी करवाते हो तो अच्छे मार्क लाएगा। घर में आसन बिछा के 15 मिनट रोज ये साधना करो, 12 मिनट करो। प्राणायाम कर लिए जो दीक्षा के समय सुनाते हैं। थल बस्ती से 132 प्रकार की बीमारियां निकट नहीं आती, अगर है तो भाग जाती है। 80 प्रकार का वायु दोष, 32 प्रकार का पित्त गर्मी संबंधी बीमारियां और 20 प्रकार का कफ संबंधी बीमारियां। सीधे लेट गए, श्वास बाहर निकाल दिया और योनि का संकोचन विस्तरण किया 35 बार। एक बार श्वास बाहर रोकने में, ऐसा 3 बार रोकने से 100 संकोचन हो जाते हैं। ये 132 प्रकार की बीमारियों को भगाने के साथ साथ मन भगवान में भी लगेगा, व्यक्तित्व का प्रभाव भी बढ़ेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा। थल बस्ती जिसको बोलते हैं, दीक्षा के समय सिखाया जाता है। आज भी बताया होगा, नहीं बताया तो मैंने अभी बता दिया। सुबह खाली पेट सीधे लेट गए, उत्तर के तरफ नहीं सिर, दक्षिण अथवा तो पूर्व के तरफ सिर करके खाली पेट लेट गए। श्वास बाहर निकाल दिया, लेटरिन जाने की जगह का संकोचन विस्तरण किया 35 बार। ऐसे 35 बार हो जाता है श्वास बाहर रोक के करने से। ऐसे 3 बार करेंगे तो 100 बार हो गया। ऐसे ही वायु दोष, ये 80 प्रकार की बीमारी वायु संबंधी, वायु और पित्त मिलकर हार्ट अटैक बनता है। वायु और कफ बनकर जोड़ों का दर्द बनता है। कच्चा रस और वायु बनकर कंधों का दर्द बनता है। जिनसे कंधे पकड़े रहते हैं, शरीर पकड़ा रहता है, तो भी करे तो उसको भी आराम मिलेगा। भक्ति में भी बरकत आएगी, कब्जियत भाग जाएगी, सपन दोष और वीर्यक्षय आदि के रोग मिट जाएंगे। तुलसी के पत्ते 800 बीमारियों को भगाने की योग्यता रखते। 5 से 7 तुलसी के पत्ते चबा के खा ले और पानी पी ले। बच्चों को तो खास कराओ, क्योंकि बच्चों को पेट की शिकायत ज्यादा रहती है। भूख भी लगाएंगे और पेट की कृमि भी मिटाएंगे। हम हरिद्वार में थे, पड़ता है जहाँ गेंदे के फूल होते हैं वहां से दुमलू भाग जाते। दुमलू मतलब मच्छर, हैदराबादी भाषा में। ये गेंदे के फूल अंदर, मच्छर बाहर। एक पौधा गेंदे के फूल का रख दो कमरे में, मच्छरदानी की जरूरत ही नहीं। कितने हाईलाइट जलाओ, कितने कुछ करो, मच्छरों को मारो बेचारों को, फिर भी मच्छर काटते रहते। लेकिन ये गेंदे के फूल अंदर, दुमलू बाहर। खाली गेंदे के फूल हो, पौधा हो तो भी काफी। समझ गए? पीले फूल गेंदे के जहां होते हैं वहां से मच्छर भाग जाते। हैदराबाद में इसको दुमलू बोलते। बैठो, मच्छरों को दुमलू बोलते। Because I've got Graves' disease and a pituitary adenoma, I'm left with, I'll be left with very large hands and large feet, large ears and nose, because I haven't been able to have my tumor operated on. So these things, this is just some of the things that it does, which is kind of odd because with MS it shrivels you up. So I've got one disease that makes me big, and then one disease that's, it's like they're keeping each other, you know. So maybe the adenoma isn't an illness but a cure. Anyway, I don't think you'll find too many doctors agreeing with me there. To look after your hands, the thing I suffer with most is that the gas seems to
to creep into my knuckles, and these can become quite swollen and red and gigantic. I pretty much can't pick anything up. I can't do many chores. I can't do painting or any of the things I used to do. I can sort of do it, but it's not anything like what I used to do. And with dishes and that, it's very painful, and I prefer not to, frankly speaking. But when you're used to doing certain things in your life, you get enjoyment from, even if it's a chore, it's part of your life, and until you've done it, you feel like something's missing, or I don't know. Not too many people would miss doing the dishes, but I prefer to use lighter crockery, plastic if possible. They make some lovely stuff nowadays. It doesn't have to be horrible plastic. Picnic ware, it can be really nice. And if I'm using good crockery or glassware, I let someone else wash it up. I don't feel like I have to do everything and then regret it. So, hands, painful, terribly painful. I can get cramps a lot, like if I often don't know I've got something in my hand. You gotta be careful when you go into a shop. You actually have to learn to look in your hands to make sure you haven't got anything, because you don't feel it, and your hand just, end up like this a lot. So I'm assuming everyone else has similar problems. It's like maybe you're sort of clenching because of the pain, but and then they sort of seem to turn inward and upwards towards the chest. I often find myself, with them clutched up on my chest. So I do a lot of exercises like this, to keep the mobility and elegance of movement. You can see how I'm shaking. That's the Graves' disease. With Graves' disease, you can take medication, and it can really settle it down. I didn't get my thyroid burnt out. I kept it. It took me about 3 or 4 years of pretty strong medication, but I managed to keep it level. But you got to be very careful, because you can still get very, very sick. Graves' disease, you might not succumb to it, but it's always there. And it's like MS, it comes and goes, So I pull my fingers out. I'm forever pulling them out like this, just to loosen them up. Here I wobble these this way and they pop. But people say don't do it, but if I didn't, I'd have gigantic, big, hard, stiff knuckles, like you see people like that. I'd be like that. I couldn't bear it. Again, here, when you're massaging your hand, this is a line of acupressure or acupuncture points. It's the same line that's on your foot. That's your neck. That's your lower spine. That's your things in between. And when you're massaging your hand, you press these points. You then help the rest of your body. These can be hard. These can come up and swell before your eyes. And what I do is, I just slowly squish it. It might sound weird, but you can actually feel. I don't know where the gas goes. I've no idea. It's kind of spooky, but where it comes from and where it goes. But I pull it and I make sure it doesn't stay on my knuckles. I've been a hard worker all my life, so I've used my hands doing so many different things. You'll see this is from scarred being outside, using machines, using all kinds of acids and paints and God knows what, concretes, and just finishing everything. So be gentle, don't overdo it, don't worry your hands. You can soak them in a nice lukewarm soft water with maybe some sort of softener in it. You can use anything, hair shampoo, conditioner, water softener, bath salts, anything. Chamomile tea or something if you haven't got anything else.
and I use it olive oil. When I was younger, I used to put Pond's cold cream on it, but now you can't get that product anymore. And just being gentle. And I find, like, because I have strokes all the time, my hands are numb. I don't always feel heat or cold or pain. Consequently, I can cut myself very badly before I recognize it, or burn myself. I don't do that so often anymore because I'm more careful. But when these things first came, the onset of all these really bad symptoms came in such a rush that I was prone to accidents because I did a lot of things. So, active mother of 2 boys and working different other projects, and so now the colour of your hands can tell you your health. They should just be a nice healthy hand colour. They shouldn't be too pale, they shouldn't be too red. If that's all dotted like with little red spots, there's something wrong with your I forget whether it's kidney or liver, but whatever it is, you need to drink a lot of water for over a period of a day, and they should go away. If it doesn't go away and you still have all these dark patches on your hand, go see your doctor straight away. Something's wrong if you got coloured patches on there. Okay, keep your hands clean, your nails short. Don't wear nail polish unless you have to. I love nail polish, I'm not against it. I just think that anything with, you just don't know what chemicals are in anything, and you don't know what's being absorbed into your body. And with this illness, we're so delicate, anything could really just turn your day upside down, and you could be making yourself sick. So I do my hands and my feet all day long. I also use my hands to massage my face for this at the same time. When you're tired and you rub your face and then you feel better, it's because you've activated all these acupuncture points which invigorate your body, at different points. And this is really good. I'm feeling good doing this. I'm feeling great. Yay! Okay, so that's your... कभी कभी वायु के कारण जिसकी नींद खुल जाती है, हाथ ऊपर करो। वो 2 बजे के बाद खुलती है वायु के कारण, और जो पित्त के कारण 2 के पहले खुलती है। 2 के पहले नींद खुलती है तो हाथ ऊपर करो, ये पित्त के कारण खुलती है। और 4 के बाद खुलती है, वो हाथ ऊपर करो, ये कफ के कारण खुलती। अथवा तो जल्दी सोते तो नींद पूरी होती तब खुलती। अब वायु की तकलीफ है तो 1 लीटर पानी उबालो, उसमें 3 बीली पत्ते डाल सको तो डाल दो तोड़ के, और 1.25 लीटर पानी हो जाए वही पानी पिया करो, तो वायु का प्रकोप कम हो जाएगा। अगर पित्त के कारण आंखें जलती है, मुंह में छाले हैं, 1 लीटर पानी उबालो, आधा लीटर बना लो, वो पानी पियो, पित्त की तकलीफ शांत होगी। दूसरा पित्त के कारण तकलीफ है तो जीरा तो पता है माइयों को, जीरा का बघार होता है। जीरा 25 ग्राम, 25 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम धनिया, तीनों को कूट दिया, और 75 ग्राम मिश्री भी कूट दिया। 10-15 ग्राम भिगा दिया 200 ग्राम पानी में, थोड़ी देर 1-2 घंटे भीगने के बाद मसल के पी लिया। हाय हाय, मुंह के छाले छू मंतर। पित्त के कारण नींद नहीं आती है, पित्त छू मंतर। नींद नहीं आती, अच्छी आएगी। आंखें जलती है, छू मंतर। मासिक अधिक आता है, नियंत्रित हो जाएगा। फलानी तकलीफ है, ट्यूब बंद हो गई, संतान नहीं हो रही है, अरे कोई बात नहीं, कब्जियत है, कोई चिंता की बात नहीं। 1.25 लीटर पानी रात को रख दो तांबे के बर्तन में, सुबह 5-7 तुलसी के पत्ते, सूरज उगने के बाद तुलसी तोड़ना चाहिए, और 12 बजे के बाद तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इतवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, और तुलसी के पत्ते 7 दिन तक बासी नहीं होते हैं। तो 5-7 तुलसी के पत्ते चबा लिए और 1-1.25 लीटर पानी पी लिया और थोड़ा घूमा, तो स्त्री संबंधी जो भी बीमारी है या पुरुषों को जो कब्जियत है, सपनों से
सब में आराम हो जाएगा। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? बोलो वाह प्रभु वाह, अरे अरे ओम 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 ओम। जिनको गर्मी के कारण अथवा और किसी कारण नींद न आती हो तो धनिया, सौंफ और मिश्री समभाग 50-50 ग्राम तीनों कूट के रख दे, मिश्रण करके 10 ग्राम शाम को चबा चबा के पानी पी ले, रात को अच्छी नींद आएगी। अथवा रात को भिगा के रख दे, सुबह घोट के पी ले, दिन भर गर्मी से बचाव होगा। नकेली फूटती हो तो धनिये, हरे धनिये 2 बूंद उसका रस नाक में डाल दो, नकेली फूटना नाक से। पाचन तंत्र कमजोर होता है कईयों का, B12 पीते हैं, वो B12 बैलों के आंतों में से बनाया जाता है। अच्छी मरे हुए बीमार बैलों के आंत उबाल उबाल के उनके पानी में शक्कर डाल के एसेंस डाल के बनाया जाता है। कभी B12 नहीं पीना। लवण भास्कर और संत कृपा चूर्ण से भी भूख खुलती है, लेकिन भोजन के पहले अदरक, सेंधा नमक और नींबू मिलाकर भूख लगाने के लिए खाएं तो भी भूख खुलती है। लेकिन उससे भी बढ़िया है वज्रासन में बैठ जाएं, श्वास बाहर निकाल दे, पेट को अंदर बाहर जत्रा प्रदीप होगी। ये पेट की भूख तो खुले, लेकिन भगवान को पाने की भूख खुले, वो बड़ी ऊंची चीज है। तो भगवान को पाने की भूख खोल, तो गाड़ी को ले चलो संतों के सत्संग के तरफ। गाड़ी चली रे चली गुरु के द्वार। विद्यार्थियों को चाहिए कि अपनी याद शक्ति बढ़िया करने के लिए, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए कुछ उपाय सुन लें, उनको याद रखें, आपकी याद शक्ति बढ़िया होगी, अच्छे नंबरों से पास होंगे। सबसे पहला उपाय कि रात को पूर्व दिशा की तरफ सिर करके ही सोया करें विद्यार्थी, विद्या प्राप्ति में निश्चित रूप से सफल होगे। पढ़ते समय घर पे होमवर्क करो, कुछ लिखो, पढ़ो, घर पे भी पढ़ते हैं ना बच्चे, तो ईशान कोण की तरफ मुंह करके पढ़ो। पूरब और उत्तर के बीच का कोना ईशान कोण कहलाता है, उधर मुंह करके बच्चे पढ़े, पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। परीक्षा देने गए हों तो पेपर देते समय कई बच्चे घबरा जाते हैं और बेचारे मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। घर से जो पढ़ाई करके आए वो भूल जाते हैं घबराहट के कारण, पेपर अच्छा नहीं जाता, फिर रोते हैं हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। नहीं, पेपर देते समय घबराए नहीं, जीभ को ऊपर तालू में लगा दे तो दायां मस्तक और बायां मस्तक मानसिक संतुलन बढ़िया बना रहेगा, घबराहट नहीं होगी, पेपर अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। पर कई घबरा जाते हैं। एक शिक्षक ने लड़के को पूछा, बंटी तुमको भूगोल का कुछ नहीं आता, विज्ञान का भी कुछ नहीं आता, गणित का कुछ नहीं आता, तुमको अंग्रेजी का भी कुछ नहीं आता, आखिर तुमको आता क्या है? तो लड़का बोला कि साहब इन सब का नाम सुनकर पसीना आता है। मतलब घबरा जाता है वो। तो घबराहट जो है ना वो मानव धर्म के विपरीत है। कई बड़े लोग भी व्यापार में थोड़ा घाटा हुआ घबरा जाएंगे, सिर पे थोड़ा कर्जा हो गया घबरा जाएंगे। अरे है तो है, घबराने की क्या जरूरत है? हर मंगलवार को नमक बिना का भोजन करें और अपना काम धंधा जो मेहनत करते हैं करते रहें, कर्जा अपने आप जल्दी उतर जाएगा। आलसी बनकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पर मंगलवार, मंगल देव जो है वो ऋण हरता देव माने जाते हैं, ये बिल्कुल शास्त्रोक्त बात है। मंगल देव ऋण हरता देव है। धूप भी लगाएंगे और पेट की कृमि भी मिटाएंगे। हम हरिद्वार में थे 14, 15, 16, 17 अगले पूनम को, तो जहां आश्रम है पास में घास फूस की कुटिया बनाकर साधु लोग भी रहते हैं गंगा किनारे, उसमें एक बूढ़ा साधु दिखाई नहीं दिया। मैं क्या कहाँ गए? तो बोले वो बीमार पड़ गए, बिहार में अपने परिवार में चले गए। मैं क्या साधु परिवार में रहे तो अच्छा नहीं, 4 गोली ले जाओ,
उनको यहाँ ले आओ। बोले हेमोग्लोबिन 6 हो गया, कुछ पेट में टिकता नहीं है, दस्त हो जाते 10 बार, कैसे आ सकेंगे। मैं कह 4 गोली ले जाओ। 4 गोली मैंने दी, 2 गोली एक दिन सुबह चूसे, फिर ट्रेन में बैठे, जब दूसरे दिन जरूरत पड़े तो दूसरी 2 गोली। 4 गोली में वो साधु सुरक्षित ढंग से, कवच था, गोलियां तो क्या थी, संजीवनी थी, उसका नाम ही संजीवनी रखा मैंने। वो पहुंच गया हरिद्वार, 6 हेमोग्लोबिन वाला, बिहार से हरिद्वार पहुंचे, कितना बड़ा रिस्क है, पहुंच गया। फिर मैं 13 तारीख को पहुंचा, 14, 15, 16, 17 व्यस्त मेरे दिन थे, फिर भी मैं वहां चक्कर मारा। साधु ने बोला अभी आराम हो रहा है, मैं एक डिब्बी दे आया। 18, 19, 20 तारीख तो साधु चलता फिरता, झाड़ू बुआरी और गंगा में नहाने धोने लग गया। बहुत सारे साइड इफेक्ट थे, फलाना था ढीकना था, ठीक हो गया। संजीवनी बूटी का चमत्कार है। अब तो जो भी आता है बुढ़ापे को दूर रखने के लिए ले संजीवनी। बच्चे को 1-1 गोली संजीवनी, 2 बच्चे होनहार होंगे। बड़े 2-3 गोली रोज चूसे, 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक दूध न ले तो अच्छा है, ले लिया तो कोई चिंता की बात नहीं। संजीवनी नई कोशिकाएं बनाएगी और जो मुरझाई हुई कोशिकाएं उनको जीवन देगी, सप्त रस बनाएगी, सप्त धातु बनाएगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बनाएगी। तो ये जो पूनम के निमित्त आए हैं, बलराम को भी दिया था मैंने हरिद्वार में, अभी टनाटन है। उसको तो मरने के लक्षण दिखते थे, अभी मर जाऊंगा, अब मैं जी नहीं सकूंगा, अभी मरा, डर से बाहर नहीं निकल सके। कल रात को आया था, अभी बोले बहुत अच्छा है। मैंने संजीवनी दिया था उसको भी, जिसपे मैं खुश हो जाता हूँ संजीवनी दे देता हूँ, नहीं तो बोल देता हूँ स्टॉल पे से ले लो। खुश होता हूँ तो मैं फ्री में दे देता हूँ, मैं क्यों पैसा लूंगा 48 रुपए, और सबको काय को दूंगा फ्री में। तो फिर समिति बेचारी रोएगी, स्टॉल से ले लो। 48 रुपया कोई नहीं होता, 48 लाख की दवा भी इसके आगे कोई माना नहीं रखती। अंग्रेजी दवा है, ऐसी चीज है। तो जिसको स्वस्थ रहना है संजीवनी का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ दूध न ले, क्योंकि तुलसी के बीज पड़े हैं, तुलसी के बीज बड़ा काम करते। दूसरी भी चीजें हैं। ये समिति वाले भी संजीवनी लिया करे तो दीर्घ जीवन रहेगा, तो फरीदाबाद में सत्संग बना रहेगा। तुम तो लिया ही करो 2-2 गोली संजीवनी, है भी संजीवनी वाले ही लग रहे हैं। नारायण हरि मेरे मन में आता है। The consequence of following the standard American diet, letting your kids eat junk, letting them have fast food, is that they're going to have a pinched, narrow dental arch. Their teeth will be crooked. They will have a pinched area for the frontal part of their brain. Executive decision will be compromised. You'll see much worse problems with behavior. You'll see much worse, higher likelihood of learning disability. And you're going to have a much higher likelihood of obesity, heart disease. We're seeing type 2 diabetes in our elementary age school kids. And this is not genetic. This is diet induced. All of these things could be easily prevented, easily regressed by following the Wahls Way kind of diet, by optimizing the health of our cells through eating intense nutrition, by eating greens, colors, sulfur-rich vegetables, getting rid of the fast food. Huge impact on the future health of your children. आंवला खाने में ही कसैला लगता है, पेट में जाने पर तो अमृत का काम करता है आंवला। आंवले का सेवन करें ना तो बहुत बहुत फायदे होते हैं। 20-25 साल की उम्र में कईयों के बाल बहुत सफेद हो जाते हैं। तो 20-25 साल की उम्र में जिनके सफेद हो गए ना, वो अगर एक मटका ले, छोटा सा पानी भर दिया, उसमें कोरा आंवले का पाउडर डाल दो, शुद्ध होना चाहिए आंवले का, उसमें और कुछ मिलावट ना हो। जब भी प्यास लगे ना वही पानी हिलाकर पियो। जवानी में जिनके बाल सफेद हो जाते हैं उनके नहीं होंगे। 35-40 साल उम्र हो जाए फिर बात अलग है, बाकी 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सफेद हो गए तो ये प्रयोग करें, उनको फायदा होगा। कलर नहीं करना पड़ेगा, काला रंग नहीं करना पड़ेगा। एक आदमी बाल सफेद हो गए तो काला रंग करता था, पर फिर जो नए बाल आते थे वो सफेद सफेद आते थे, अंदर से जो आएंगे तो सफेद ही आएंगे। तो उसने एक परिचित को पूछा कि ये बाल अंदर से आते हैं तो सफेद आते हैं, ऐसा कुछ आइडिया है कि बाल अंदर से काले ही आए?
मूल से ही, तो खराब ना दिखेगा, एक कलर काला फिर अंदर से मूल सफेद सफेद, वो बड़ा बुरा लगता है। तो दोस्त ने कहा एक काम कर, काला रंग जो तू बालों को करता है ना, एक कटोरा भर के पी जा तो अंदर से काले ही आएंगे। पर देखना कोई ऐसा करना नहीं। पर युवावस्था में हो जाएं 25-30 साल की उम्र में, तो आंवले का ये प्रयोग सचमुच बड़ा ही गुणकारी है। तो आंवला खाने में कसैला लगता है, पेट में जाने पर अमृत का काम करता है, और शक्कर खाने में मीठी लगती है, पेट में जाने पर एसिडिटी का काम करती है। How do you estimate health risk from chemicals and other substances? Last week's Risk Bites talked about health risk as the probability of something bad happening to your health. It's the kind of thing you might want to know if you want to increase your chances of avoiding getting sick or injured. But how do you go about putting a number on health risk? It's not easy, especially as we're trying to predict the future here, and there are many things that can influence how something might affect your health. But over the years, scientists have developed a way of taking at least some of the guesswork out of assessing risk. Imagine, for instance, you're handling some mystery substance. Let's call it unobtainium. How would you go about working out what the risk is? The first step is to consider the potential for this unobtainium to cause harm if it got into your body, and what harm it might cause once it gets there. This is the hazard it presents. It gives an idea of how nasty the stuff is if you come into contact with it. But hazard alone doesn't say anything about risk. It doesn't matter how hazardous the unobtainium is, if you're not exposed to it, it cannot directly harm you. So the next thing we need to know is how much unobtainium you're exposed to, including how it gets into your body and where it goes once it gets there. We're getting close to being able to estimate risk at this point, but there's still something missing. We need to know how much unobtainium causes what sort of effect. If we can measure this or estimate it, we can connect hazard and exposure to the probability of harm occurring, risk in other words. This is the dose-response relationship, and this is what transforms hazard and exposure into a measure of risk. Of course, we still need to know what to do with this measure of risk, but that is a story for another day. For more insights into the science of risk, don't forget to subscribe to Risk Bites.